हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IS हिंदी पे। और माफी चाहता हूं, इसके पहले कुछ इश्यूज आ गए थे टेक्निकल, जिस वजह से इवेंट को रोकना पड़ा था। वापस से शुरू करता हूं। देखिए, आज हिंदी बनाम उर्दू की जो बहस है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, उर्दू के ओरिजिन पे बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि कैसे यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया और उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को उर्दू के बनस्पत कुछ कहना पड़ा। ठीक है, देखिए, बहुत से बच्चों का प्रश्न आता है, बच्चे लगातार मुझसे पूछते भी हैं, और एक लाइन में बस मैं बता दूं कि देखो यार, उर्दू खालिस भारतीय भाषा है, भारत में ही जन्मी है। और जिन जिन लोगों ने दरअसल उर्दू पे काम किया, मैं फारसी की बात नहीं कर रहा, मैं अरबिक की बात नहीं कर रहा, मैं उर्दू की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने उर्दू पे काम किया, आपके भारत में ही उनका जन्म हुआ है। ठीक है, भारत में ही उनका जन्म हुआ है। अभी तिग्मांशु धूलिया के भाई साहब जो आदरणीय जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी इस पे कुछ बात कही। तो आज की वीडियो में शुरुआत में थोड़ा सा उर्दू के बारे में जानेंगे, फिर उर्दू के विकास के बारे में जानेंगे, और फिर वहां तक भी पहुंचेंगे कि विवाद शुरू कहां से हुआ। क्या ये अंग्रेजों की देन थी? क्या वहीं से कुछ शुरू हुआ? उस मुद्दे पे भी आएंगे। तो लगे रहिए इस वीडियो के साथ, बने रहिए। आपके कोई जो प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन एक बार ऊपर हल्की सी कर लेता हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, चलो। देखो, उर्दू की अगर बात की जाए तो अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास से आते हैं, ठीक है, तो ईटा मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है, वहीं पे कहीं पे आपको उर्दू बनती हुई, मैच्योर होती हुई दिखेगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा आ जाते हैं। देखिए, अगर भारत की बात की जाए ना, तो चाहे वो संस्कृत से पाली का सफर हो, पाली से प्राकृत का सफर हो, प्राकृत से लौकिक प्राकृत, जो बाद में अपभ्रंश, अवहट्ट और अन्य भाषाओं में गई, उसमें एक उसका खंड आया जो गुड आफ्टरनून, यस अमूल्य, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसमें, जिस वजह से क्लास बीच में एंड हो गई थी, लेकिन अभी चलेगी। ठीक है, तो हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, तो जो प्राकृत का शौर सेनी रूप था, दरअसल बहुत से विद्वान मानते हैं कि उर्दू वहां से कहीं निकल के आई। ठीक है, साथ में उत्तर भारत में एक अलग उर्दू डेवलप हो रही थी, दक्षिण भारत में एक अलग उर्दू डेवलप हो रही थी, जिसे दक्षिणी उर्दू भी कहते हैं। हम उस पर भी आएंगे। विभिन्न नामों से जो पुकारा गया, हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो मई बैच है, 1 मई से कक्षाएं शुरू हो रही हैं, और भक्ति काल से यह बैच शुरू हो रहा है, तो इस बैच से जरूर जुड़ें। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस बैच पे मिलेगा। आगे जाके और डिटेल बताता हूं, मीनवाइल आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने मेरे वन ऑफ द फेवरेट आदिकाल के शानदार कवियों में से एक अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां हैं। जिहाल मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदाम एजा न ले हुकाहे लगाए छतियां, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ ओरोज ए वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। अब अगर इसको देखिए, 800 साल पहले की रचना है ना। ऊपर आपको कुछ फारसी सा दिख रहा होगा, उर्दू सा मान लीजिए, है ना। फिर यहां पे आपको ब्रज भाषा, दुराए नैना बनाए बतियां, फिर यहां पे आपको खड़ी बोली भी लिख रही है। इससे एक चीज तो स्पष्ट होती है, एकदम क्लियर हो जाती है, कि जो उर्दू जिसे आप कह रहे हैं, जिसे उर्दू आप कह रहे हैं, जिसको आप विदेशी की तोहमत डालते हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम अमीर खुसरो है, जो एटा में पैदा हुआ, भारत में ही उसकी मृत्यु हुई, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहीं पे उनको भी दफन किया गया, वहां पे उनकी भी कब्र है। भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही उनकी मृत्यु हुई। खुद को तूती इंद कहते थे, और जो लोग अरबी में या अन्य भाषाओं में पूछते थे उनसे, उनको कहते थे मैं तुमको हिंदवी में जवाब दूंगा। उस व्यक्ति ने अपनी गजल में, आप देखो, उर्दू, ब्रज और हिंदी की क्या शानदार मिश्रण किया हुआ है। यह क्या बताता है कि उस समय भी लोग इस प्रकार की भाषाएं बोला करते थे। आम था, मतलब कॉमन था। लोग मिक्स होके बहुत सारी भाषाओं को बात करते थे। वही जो मिक्सचर था ना, बाद में रेखता बनता है, रेखता का अर्थ ही मिक्सचर होता है। दक्षिण में उसको रेखती कहे और यहां पे उसको रेखता कहा जाता था। तो आज इस पे ही थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे, साहित्यिक विकास पे भी जाएंगे, और जो सामाजिक विकास हुआ हम उस पे भी बात करेंगे। गुड आफ्टरनून सारिका, गुड आफ्टरनून, क्या कहते हैं, स्टडी व्हाटएवर। ठीक है, चलो बात की जाए तो आपने अमीर खुसरो की वो पंक्तियां सुनी होंगी कि घर बरदोय रुए जमी अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, और बस
यहीं। तो इसमें जो अस्त वाला शब्द आप देख रहे हो ना, ऐसा ही संस्कृत में आपको अस्थि दिखता है, ऐसा ही संस्कृत में आपको अस्थि दिखता है, ठीक है, एक मिनट ना, ठीक है, संस्कृत में आपको ऐसे में ही अस्थि दिखता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कृत और उर्दू दोनों की जो पैदाइश है वो आसपास की है, और इसका उत्तर है यस। संस्कृत और उर्दू, संस्कृत और उर्दू दोनों, संस्कृत और उर्दू दोनों इंडो आर्यन फैमिली की भाषाएं हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में आएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको भी बता दूंगा, पर शुरुआत को अगर देखो तो बहुत से ऐसे सेंटेंस, बहुत से ऐसे वाक्य जो हिंदी में जैसे बोले जाते हैं वैसे ही उर्दू में बोले जाते हैं, और उर्दू में भी बहुत सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि उर्दू और संस्कृत पूर्व जन्म की बहनें, हम कह सकते हैं संस्कृत सबकी मां है और हिंदी उर्दू बहनें हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें जो दूसरी आपको दिख भी रहा होगा सूफी फलसफा, उस पर मैं कुछ बताता चलूं कि सिर्फ यहीं पे उर्दू नहीं रुक जाती है। जिस काल में सबसे ज्यादा और सबसे शानदार रचनाएं हुई उर्दू भाषा में, ठीक है, वो काल था भक्ति काल का, जो प्रेम मार्गी काल था, ठीक है, जहां पे जायसी भी लिख रहे थे, कुतुबन मंजन, बहुत सारे लोग लिख रहे थे। उस काल में जब आप सूफी दर्शन को देखते हैं, सूफी दर्शन क्या है, इस्लाम में जब प्रेम की शुरुआत हुई, जब अल्लाह से प्रेम की बात हुई तो सूफी दर्शन दिखता है। तो सूफी दर्शन में हमें तसव्वुफ दिखता है, तसव्वुफ में हमें इश्क ए मजाजी से इश्क ए हकीकी का सफर दिखता है, ठीक है। किसी के प्यार में इतना डूब जाना कि आप सीधे भगवान से मिल जाओ या भगवान से आपकी मुलाकात हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अहम ब्रह्मास्मि की ब्रह्म मिल जाए। किसी के प्रेम में इस प्रकार मिल जाना कि आपको साक्षात भगवान मिल जाए, भगवान दिख जाए, या खुद आप भगवान हो जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो फिलॉसफी है, सूफी फिलॉसफी, ये भी अद्वैत के आसपास ही कहीं ना कहीं आती है। तो ये भी ये बात बताती है कि इस भाषा का, इस सूफीइज्म का जो जुड़ाव है वो भारत की जो जमीन है उसमें बहुत पहले से है, ठीक है। बात की जाए अब, जैसे रेखता रेखती दो शब्द आप देख रहे हो, दरअसल जब संपूर्ण विश्व में पर्शियन को, जहां पे इस्लाम को मानने वाले लोग रहते थे, वहां पे जब पर्शियन को बड़ा ही रॉब वाली भाषा, इटिकेट्स वाली भाषा माना जाता था, जैसे अभी अंग्रेजी को माना जाता है और पहले संस्कृत को माना जाता था, उस समय आम जन की जो भाषा थी वो कुछ ब्रज, कुछ हिंदी, कुछ उर्दू, इस प्रकार की मिक्स थी। भारत की बात बता रहा हूं। ऐसे में जो आम जन की भाषा थी वो छोटी मोटी लोकल भाषाओं, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इन सब की मिक्स थी। तो इसी मिक्सचर को रेखता कहा जाता है। रेखता का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो मिक्सचर है। तो रेखता कहा जाता था, मतलब क्या कि जो आम जन भाषा बोलते हैं वो रेखता भाषा बोलते हैं। दक्षिण में आप जाओगे तो जो आपको हैदराबादी, जहां पे कू, कईकू, जाइकू, तो इस प्रकार की जो चीजें दिखती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप हैदराबाद के किसी व्यक्ति से मिले, बहुत सारे आपने मीम्स देखे होंगे, तो उनका उर्दू बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको दक्षिणी उर्दू कहते हैं। जैसे दक्षिणी हिंदी देखते हैं वैसे वो जो दक्षिणी उर्दू हुआ उसको रेखती कहा गया। तो भारत में उर्दू की जड़ें बहुत पहले से हैं, तब से हैं जब से भारत में अंग्रेजी कभी नहीं आई थी। तो उर्दू को बाहर का बताना एकदम गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। थोड़ा और अगर हम डिटेल में जाएं तो भगवान से प्रेम सारिका, बिल्कुल ठीक है। देखिए थोड़ा सा उर्दू के बारे में और बताता चलो, फिर हम सीधे इतिहास पे आ जाएंगे। जो स्क्रिप्टिंग होती है, आपको पता है कि हम जब हिंदी लिखते हैं तो बोलते हिंदी है, उसकी जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। बोलते अंग्रेजी है, उसकी लिपि होती है रोमन लिपि होती है। वैसे ही जो उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा, ठीक है, जो फारसी भाषा है, उर्दू और फारसी दोनों की जो लिपि है वो नस्तालिक है, ठीक है, नस्तालिक स्टाइल की लिखी जाती है। वहीं पे जो अरबी है, देखिए दोनों में आपको अंतर नहीं दिख रहा होगा, पर ये सीधा दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा झुका हुआ, मुड़ा हुआ दिख रहा होगा, ये एकदम सीधा दिखता है, ये नक्श स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो नक्श अरबी की स्क्रिप्ट है, उर्दू और फारसी की स्क्रिप्ट नस्तालिक है, ठीक है। परसो अरेबिक जो लैंग्वेजेस हैं उसमें से ये दोनों ही आई हैं, दोनों की स्क्रिप्ट मैंने बता दी। हिंदी की देवनागरी है जिसमें 48 अक्षर हो आपको देखने को मिलते हैं, ये अबुगीदा प्रकार की है। हिंदी की जो हिंदी भाषा होती है वो अबुगीदा प्रकार की, जिसमें व्यंजन के साथ में मात्राएं होती, इसीलिए इसमें 48 आपको क्या कहते हैं लेटर्स दिखते हैं। जबकि जो नस्तालिक है ये अबुजात किस्म की है, जिसमें व्यंजन के साथ में जो व्यंजन होता है उसके साथ में स्वर नहीं होता है, व्यंजन के साथ में स्वर नहीं होता है, तो इसलिए इसमें 28 ही लेटर्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लिपि का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी हर चीज ओरिजिन साथ में है, हर चीज साथ का ही है। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू कहीं बाहर से आई है, उर्दू यही की रही है, बस किसी की स्क्रिप्ट अलग है, शब्द कम या ज्यादा है, इससे किसी भाषा को आप विदेशी नहीं कह सकते।
ठीक है। और मैं और यहां पे भी आऊंगा कि कहां तक लोग उस भाषा को बोलते थे, लेकिन फिर वो चीजें अलग होती गई, बदलती गई। ठीक है। उर्दू के अगर उद्भव की बात की जाए तो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी भारत, विशेष रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका उद्भव हुआ। मैंने भी अमीर खुसरो की बात की। देखो, अमीर खुसरो को जो क्रेडिट है, मैं कई बार बोलता हूं कि ऑल उनका जो ड्यू है वो बहुत बचा हुआ है। अभी भी बहुत कुछ उनको क्रेडिट दिया जाना था जो नहीं दिया गया। जैसे जब हम सितार की बात करते हैं, ठीक है, सिहतार, ठीक है, सिह मतलब 3 तार, 3 तारों वाला जो सितार था, खोज उन्होंने की, कितने सुरों की खोज की, कव्वाली की खोज की, हिंदवी भाषा को इतना प्रसिद्ध बनाया कि उस समय भी लोग बात करते थे। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों पहले मैं कक्षा में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से यही बात बोली कि आज से 800-700 साल पहले एक व्यक्ति, जो घर की महिलाएं थी या जो घर की लड़कियां हैं जब विदा होकर जाती हैं, उनके दुख की बात कर रहा था। और उसके बाद शायद तो कोई व्यक्ति समझता सुनता कि जो पितृसत्ता है वो शायद हट पाती, पर अभी भी नहीं हट पाई। खैर, तो बहुत सारी चीजें जो उर्दू में, ब्रज में, हिंदी में अमीर खुसरो लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, दरअसल वो हिंदी, उर्दू और जो ब्रज, राजस्थानी, इस प्रकार की भाषाएं, इनके मिक्सचर को लिख रहे थे। जैसे उनके सुखने देखें, उनकी मुकरियां देखें, ठीक है, उनके नुस्खे देखें, उनके गीत देखें, हर प्रकार की छोटी छोटी बोलियों का मिक्सचर दिखेगा आपको। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो शुरुआती विकास में बहुत बड़ा रोल अमीर खुसरो और कुछ विद्वानों का है। ठीक है, तो से हुआ। और हिंदुस्तानी भाषा का एक रूप है जो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, पंजाबी से क्षेत्रीय बोलियों से विकसित हुई। मुस्लिम शासकों के आगमन, निश्चित तौर पर दिल्ली सल्तनत अगर देखा जाए, मुगल साम्राज्य देखा जाए, तो फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों का समावेश हुआ, जिसने उर्दू को एक विशिष्ट पहचान बनाया। मैं यहां पे बताता चलूं कि अरबी भाषा जो थी ना, वो भारत में उतना प्रचार नहीं पा पाई। जो फारसी थी, जो पर्शियन भाषा थी, जिसकी स्क्रिप्ट थोड़ी अलग है, नस्टैलिक है, लेकिन उसके जो शब्द हैं, उनका जो शब्दकोश है, वो बहुत मिलता है किससे? वो बहुत मिलता है संस्कृत से। ज़िंदाबस्ती की बहुत सारी लाइनें अगर मैं आपको पढ़ूं तो आपको लगेगा कि मैं ऋग्वेद की कोई ऋचा पढ़ रहा हूं। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ज़िंदाबस्ता की पंक्तियों के, आप पढ़िएगा उसमें। इवन ज़िंदाबस्ता के बहुत सारे शब्द हैं, जब हम लोग पढ़ाते हैं इतिहास तो ऋग्वेद से उसको कंपेयर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही। इसलिए पर्शियन जो है वो भारत में कोर्ट की भाषा हुई, और जो उर्दू और जो मिक्स भाषा थी, जिनको कभी हिंदवी, कभी देहलवी, ठीक है, कभी रेखता, कभी रेखती, इस प्रकार के नामों से, कभी हिंदुस्तानी भाषा, इस प्रकार नामों से संबोधित किया गया। ठीक है, थैंक यू महेंद्र, थैंक यू सो मच महेंद्र जी। ठीक है, अगला आगे की बात अगर की जाए, अच्छा मैं इसको लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, प्लीज इसको राजनीतिक पर्सपेक्टिव से ना देखिएगा। इट इज ऑल रिलेटेड विद लिटरेचर, आई हैव प्रूफ आल्सो। ठीक है, प्रारंभिक देखा जाए तो सूफी का योगदान, अभी मैंने बताया, तसव्वुफ की बात मैं कर रहा था, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बात कर रहा था। हमारे यहां भी अद्वैत है, जहां पे ब्रह्म जो होता है, जो ब्रह्म होता है, ठीक है, आत्मा जब दूर से देखती है तो लगता है ब्रह्म है, जब आत्मा का अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान आ जाते है, तो उसी ब्रह्म में विलीन हो जाती है, फिर अहम ब्रह्मास्मि का नाद होता है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि का नाद होता है। तो उर्दू के प्रारंभिक विकास में सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्थानीय बोलियों में फारसी और अरबी शब्दों को मिलाकर भक्ति और सूफी विचारों को जनता तक पहुंचाया। मैं फिर से एक बात बताता हूं, जो आम बोलचाल की जो उर्दू भाषा है, जो आम बोलचाल की जो उर्दू भाषा है, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि हिंदी, संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब उसको बड़ा ही टफ कर दिया गया, तब उसमें अरेबिक शब्दों को डाला गया, तब उसमें, जैसे इसमें लिखा हुआ ना, तब उसमें कुछ ओरिजिनल फारसी के शब्दों को डाला गया। अदरवाइज तो जो भाषाएं बोली जाती थी, जो हम आप बात करते हैं, डिफरेंस नहीं कोई कर पाएगा कि क्या है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब आप बंगाली भाषा को देखेंगे और आप उड़िया भाषा को देखेंगे, तो जब फॉर्मली उनको बोला जाता है, फॉर्मली बोला जाता है, तो दोनों में बहुत समानता दिखती है। लेकिन जब इनफॉर्मली देखोगे तो उनमें, इनफॉर्मली मतलब निजी तौर पर जब बात करते हो, तो उसमें आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। उर्दू के साथ और हिंदी के साथ उल्टा है। जब आप उर्दू और हिंदी को देखेंगे तो क्या होगा कि फॉर्मली बहुत अंतर दिख जाता है, क्योंकि स्क्रिप्ट का अंतर है, पर इनफॉर्मली जो बातें होती हैं बहुत समान है। ठीक है, बातें बहुत समान है। खैर, तो सूफी विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाया अमीर खुसरो, जिन्हें उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है, ने हिंदवी उर्दू का जो प्रारंभिक रूप में दोहे, पहेलियां, मुकरियां, कवालियां बहुत सारी लिखी। उनकी रचनाएं खलिक बारी में हिंदवी और फारसी का जो मिश्रण है वो देखा जा सकता है। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की, तो दक्कनी उर्दू अभी मैंने बताया,
रेखता और रेखती, जो रेखती वाला वर्जन है वो दक्षिणी उर्दू का है, ठीक है। तो उर्दू साहित्यिक विकास का सबसे पहले दक्षिणी भारत, विशेष रूप से गोलकुंडा और बीजापुर में हुआ, जहां इसे दक्कनी उर्दू कहा गया। 15वीं से 17वीं शताब्दी में कवियों जैसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वली औरंगाबादी ने दक्कनी उर्दू में कविताएं लिखी। उदाहरण के लिए कुली कुतुब शाह की रचना जो है कुतुब मुश्तारी दक्कनी उर्दू का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इनफैक्ट आप आजादी के आंदोलन को देखिए, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां एक ही पंक्ति गा रहे हैं कि आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बिस्मिल अज़मियाबादी की ये पंक्तियों को आपने कितनी बार गुनगुनाया होगा? आपने कभी सोचा कि हम किसी विदेशी भाषा को गुनगुना रहे हैं? नहीं सोचा होगा, क्योंकि विदेशी है भी नहीं, ठीक है। हमारी संस्कृति में रची बसी है ये भाषा, ठीक है। बात की जाए अगर तो नामकरण की, तो उर्दू बना है उर्दू से। उर्दू का मतलब है सेना या छावनी। इसकी भी एक स्टोरी है। स्टोरी यह है कि जब बात हो रही थी कि दरबार की भाषा जो दरबार की भाषा हो वो सब तक पहुंचे। दरबार की भाषा पर्शियन थी, मैं बार बता रहा हूं कि इलीट लैंग्वेज पर्शियन थी। तो जो आम जनता थी या जो सेना के जो सैनिक थे वो आपस में जिस भाषा में बात करते थे उसको उर्दू कहा गया। दरअसल वो वही उर्दू है जिसमें हिंदी, ब्रज, अवधी, इस राजस्थानी, पंजाबी इन भाषाओं का मिक्सचर था। तो ये जो मिक्सचर जिसे रेखता कह रहे हैं उसी को ही फिर उर्दू कह दिया गया। उर्दू मतलब सेना या छावनी, ठीक है। तो मुगल सेना के साथ चलने वाले बाजारों को दर्शाता था। बाजार भी थे, बाजारों में भी इन्हीं भाषाओं में बात होती थी। और जो सेना की छावनी थी, विभिन्न सैनिक अलग अलग जगहों से आए, वो भी इस प्रकार से बात करते थे, ठीक है। तो इन बाजारों में बोली जाने वाली मिश्रित भाषा को ज़बान उर्दू कहा गया, जो बाद में उर्दू बन गई। 17वीं शताब्दी के अंत तक यह नाम प्रचलित हो गया। पहले इसे हिंदवी रेखता, हिंदुस्तानी कहा जाता था, ठीक है। अभी पता है कि लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में रेखता नाम आता है, उसके बाद रेखती आता है, फिर इसको हिंदुस्तानी भी कहता है, फिर कोई इसको हिंदवी शुरुआत में कहा जाता है, अंत में ये उर्दू के नाम पे सेटल होती है कि चलो इसको उर्दू कहा जाएगा, ठीक है। सर जी ऑप्शनल की क्लास है क्या? बिल्कुल लाकू, ऑप्शनल की क्लास है। ऑप्शनल में प्रश्न आ सकता है उर्दू से रिलेटेड, तो बिल्कुल लाकू प्रजापत, यस, ऑप्शनल से जुड़ी ही क्लास है ये, ठीक है, ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो साहित्यिक विकास 12वीं से 17वीं शताब्दी का अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से सूफी और भक्ति कविता के लिए उपयोगी हुई। दक्कन में जो साहित्यिक रचनाएं जैसे कदम राव, पदम राव, निजामी 15वीं शताब्दी और सबरस वजही ने 1635 में लिखा, ये उर्दू गद्य के प्रारंभिक उदाहरण है। हिंदी में गद्य हमको बहुत बाद में देखने को मिलता है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र देखते हैं, पर उर्दू में गद्य लिखा जाने लगा था। क्योंकि जो फारसी भाषा है, जो पर्सियन लैंग्वेज है, दरअसल उसमें गद्य लिखा जा रहा था। आप कितने सारे मुगल कालीन ग्रंथों को देखेंगे, आप दिल्ली सल्तनत के काल के ग्रंथों को देखेंगे, वो उसी भाषा में वहां पे लिखे जा रहे थे, ठीक है। अमीर खुसरो ने हिंदवी में गीत, पहेलियां और सूफी कविताएं लिखी जो उर्दू की नींव बनी। अब जैसे है ना कि सखी सजन की सूरत देखी, सूरत में सूरत समाए, जैसे जल में चंद्र दिखे, जैसे सजन की सूरत बाय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदवी की ये सादगी है, ये सूफी भाषा जो भावना है उसको दर्शाती है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इनफैक्ट मैं कई बार लाइव कक्षाओं में, पेड बैचेस में मैं कई बार बात करता हूं कि जब अमीर खुसरो लिखते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। जब निजामुद्दीन औलिया जी की मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और इस पर वो लिखते हैं। मतलब खुसरो की कितनी सारी रचनाएं हैं, उनको कितनी सारी उपमाएं दे दी जाएं, पर इस बात से कभी आप नहीं ना कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं कि खुसरो साहब ने हिंदी, उर्दू, ब्रज भाषा को जो पिरोया है, वहीं से पता लग जाता है कि इन तीनों भाषाओं में कितनी समानता है, खासकर हिंदी और उर्दू में क्या गजब तरीके से पिरोया है और शब्दों का कितना अच्छा इस्तेमाल किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुसरो साहब का क्रेडिट बहुत होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करूं इसके तो मध्यकालीन में देखा जाए तो उर्दू का स्वर्ण काल था, जो मैंने आपको बताया था, जो भक्ति काल है। भक्ति काल में भी जैसे भक्ति काल को आप देखते हो कि सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण में ज्ञान आश्रयी, प्रेम आश्रयी। तो जो प्रेमाश्रयी है, जो सूफी काव्य धारा है, जिसको मैं कई बार आपको तसव्वुफ के रूप में बता चुका हूं, दरअसल उसकी बात हो रही है कि जब आगे बढ़ते हैं तो लखनऊ के उर्दू साहित्य केंद्र बढ़ते हैं। मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब और दाग देलवी जैसे शायरों ने गजल और नज्म को ऊंचाई पे पहुंचाया। गालिब की गजल है, हजारों ख्वाहिशी ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है। बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। उर्दू शायरी की गहराई को देखा जाए, उसकी दार्शनिकता को देखा जाए तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उर्दू शब्दों में जो फारसी से कुछ जुड़ के आ गए थे, संस्कृत के साथ आए हुए थे, तो उनमें गहराई भी थी और जिसे कहते हैं जीवंतता भी थी। इसलिए उर्दू को पसंद भी किया बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। भारत के जो आम जनता है, हम भी बहुत सारे शब्द ऐसे बोलते हैं जो उर्दू से जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं से भी कुछ अलग नहीं है जिसे हम उर्दू कह रहे हैं। सर जी ये क्लासेस सभी कहाँ से मिल सकती हैं? और ये क्लास जीएस वाले भी, बिल्कुल जीएस वाले भी कर सकते हैं। हिंदी लिटरेचर क्लास आपको हमारे हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेटा लाकू, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा कुछ और नाम जो यहां पर रह गए, फोर्ट विलियम कॉलेज। आप मिस्टर गिलक्रिस्ट के बारे में सर्च कीजिएगा जो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए हैं, और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्ता के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है और हिंदी साहित्य से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उर्दू हिंदी गद्य को मानकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीर अमन की बाग व बहार उर्दू में और लल्लू लाल की जो प्रेम सागर हिंदी में इस काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत महत्व है उर्दू को सही तरीके से रास्ते पे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम पे लाने के लिए, और हिंदी के विकास दोनों में फोर्ट विलियम कॉलेज का बड़ा योगदान है, ठीक है। बात की जाए इसके आगे की, तो आधुनिक चरण में 19वीं सदी में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने उर्दू को मुस्लिम पहचान और हिंदू पहचान से जोड़ा। यही बात में आने वाला था। अभी आऊंगा एक और बिंदु पे, वहां पे आपको समझ में आएगा कि कैसे उर्दू बनाम हिंदी का ये जो समर है ये शुरू हुआ। ये ऐसे था नहीं, लोग आपस में बात करते थे उर्दू में, जिनको उर्दू में, जैसे कुछ लोगों की जबान पे उर्दू ज्यादा रहती थी, कुछ लोगों की जबान पे खाटी हिंदी ज्यादा रहती थी, कुछ के जबान पे अवधी, कुछ के में ब्रज, कुछ के में राजस्थानी, कुछ के में पंजाबी रहती थी। अपने हिसाब से बोलते थे और एक दूसरे को स्वीकारते थे। और उस समय तक, जब तक अंग्रेज भारत में मैच्योर नहीं हो रहे थे, मतलब मैं आपको प्लासी के युद्ध के आसपास की बात बता रहा हूं, लगभग तब तक पर्शियन ही जो थी वो एलिट लैंग्वेज थी, उर्दू आम जन की भाषा थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी हम बात करते हैं उस पर, ठीक है। खैर, तो जिससे हिंदी उर्दू विवाद शुरू हुआ। आधुनिक उर्दू साहित्य में सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, फैज अहमद फैज, देखो यहां से नुक्ता होगा, ध्यान रखना, जैसे लेखकों ने कहानी, नाटक, कविता में योगदान दिया। निश्चित तौर पर फैज की नज्म, ठीक है, मुझसे पहली से मोहम्मद मेरे महबूब न मांग, या हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, है ना, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को दर्शाती हैं। भाई जेल चले गए थे फैज ये कहते कहते। और मैं एक बात और बता दूं, जो लोग उर्दू को पाकिस्तान की भाषा कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि जिस समय पाकिस्तान अलग हुआ उस समय पाकिस्तान में 5-10% से ज्यादा लोग उर्दू नहीं बोला करते थे। ये दिल्ली की भाषा है यार, लखनऊ की भाषा है, मेरठ में बोली जाती थी ये भाषा। ये पाकिस्तान की भाषा थोड़ी थी कि पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल भी भाषा नहीं थी ये वाली, ठीक है। तो उर्दू का प्रभाव बॉलीवुड, रेडियो, टेलीविजन में भी देखा जाए। गीत देखिए, चांदनी रातें लता मंगेशकर ने गाया, बहुत से गाने हैं उर्दू पे, तो मतलब कितनी सारे नज़्में। इनफैक्ट मैं कुछ दिनों पहले, जैसे हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहे हैं जो खिलने वाले हैं, खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, साहिल लुधियानवी की पंक्तियां हैं। आप इसमें देख लीजिए, इसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है। दरअसल यही हिंदवी है, दरअसल यही हिंदुस्तानी भाषा है। हिंदी उर्दू में क्यों अलग करना, ये हिंदुस्तानी भाषा है। यही बात साहिल कहना चाहते थे, यही बात खुसरो कहना चाहते थे, यही बात भक्ति काल के कवि कहना चाहते थे। लेकिन बीच में एक प्रजाति आ गई अंग्रेजों की, जिसने बहुत क्षति पहुंचाई। गोरे काले का भेद, हिंदू मुस्लिम का भेद, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी का भेद, हिंदी उर्दू का भेद, ये सभी भेद जो पिरोने वाले हैं वो कौन है, अंग्रेज है, ठीक। आगे अगर बात करें इसके, तो हिंदी के साथ उर्दू का संबंध, हिंदी और उर्दू दोनों हिंदुस्तानी भाषा से निकली हैं और खड़ी बोली पे आधारित है। इनके बीच समानताएं हैं, जैसे दोनों भाषाओं का व्याकरण लगभग समान है। जैसे आप कह रहे हो मैं जा रहा हूं, हिंदी में, उर्दू में भी सेम कहा जाएगा, मैं जा रहा हूं। उर्दू में कुछ और नहीं कि आई एम गोइंग, ऐसा कुछ नहीं है, सेम है, मैं जा रहा हूं, उर्दू में भी होगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे आप हिंदी में एक वचन में शब्द कहते हो, बहुवचन में भी शब्द कहते हो, अनेक शब्द कह लेते हो, ऐसा लिख देते हो। उर्दू में एक वचन लफ्ज है, बहुवचन में अल्फाज हो जाता है, ठीक है। खैर, बोलचाल रोजमर्रा की भाषा में हिंदी उर्दू आपस में समझने योग्य हैं। जैसे आप कैसे हिंदी में, आप कैसे उर्दू में भी हम बोलेंगे। हिंदी में अगर मेरे को बोलना होगा तो मैं कहूंगा आप कैसे, उर्दू में मेरे को बोलना होगा तो भी मैं यही कहूंगा कि आप कैसे हैं। हाँ, लिखने का, स्क्रिप्टिंग का अंतर वो मैंने बता दिया, नस्तैलिक स्क्रिप्ट, ठीक है। उच्चारण में, अर्थ में एक समान है। साझा शब्दावली, संस्कृत और प्राकृत से आए तद्भव शब्द दोनों में है, जैसे पानी, रोटी, घर, ये उर्दू में भी है, ये हिंदी में भी है। मैंने बताया ना कि संस्कृत से निकल के हिंदी भी आई, संस्कृत के निकल से उर्दू भी आई। जननी दोनों की संस्कृत है, ठीक है, जननी दोनों की संस्कृत है। और मैं ये कह सकता हूं कि जैसे एक वो है ना, घर पे एक मेहमान आते हैं, जो मेहमान थोड़े हमें तौर तरीके, एटिकेट सिखाते हैं, तो पर्शियन लैंग्वेज को हम वो मेहमान बता सकते हैं, जो आई, जिसने कुछ तौर तरीके सिखाए। और वो जो अलग तरीके का फैशन ट्रेंड जो आजकल वो है ना, जो जनता है जो H&M की बात करती है, जो सुपर ड्राई की बात करती है ना, जो जेनजी है, तो जेनजी का जो रहने वाला कल्चर है, जो कई लोग देख के सीखने की कोशिश करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो बात जब आ जाती है तो वहां पे आपको हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो पर्शियन वही ट्रेंड था कि लिखने का जो स्क्रिप्टिंग के तरीका आ गया वो पर्शियन का आ गया। वरना हो सकता था कि उर्दू कोई और भाषा नहीं, वो देवनागरी में समाहित हो जाती अगर उसकी स्क्रिप्टिंग भी देवनागरी लिपि में होती, ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो हिंदी के साथ उर्दू का संबंध, अगर अंतर की बात की जाए तो निश्चित तौर पे हमने अभी नस्टैलिक जो स्क्रिप्ट थी उसकी बात की, और साथ में हमने जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसकी बात की, ठीक है। शब्दावली में
उर्दू में फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में संस्कृत शब्द प्रचलित हैं। जैसे हिंदी में विद्या कहते हैं, उर्दू में तालीम कहते हैं, हिंदी में अग्नि कहते हैं, उर्दू में आग कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, उर्दू में जमहूरियत कहते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा है, डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। सांस्कृतिक पहचान, 19वीं सदी में औपनिवेशिक नीतियों ने उर्दू को मुस्लिम और हिंदी को पहचान से जोड़ा। अभी अगर आगे हम देखें तो इसमें एक हमने डिफरेंस, एक मैंने स्लाइड भी बनाई हुई है, ठीक है। यस, हिंदी उर्दू मुराद। हुआ क्या कि ये आगे भी मैंने इसको कवर किया, एक बार मैं देख लूं जरा, मैं दिखा देता हूं सीधे वहीं पे आपको, फिर आपको वापस ले आता हूं यहां पे। विवाद कहां से शुरू हुआ? हुआ क्या कि 1837 में अंग्रेजों ने फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में हटा दिया और उर्दू को आधिकारिक भाषा बना दिया, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब उर्दू आधिकारिक भाषा बन गई तो हुआ क्या कि जो मुस्लिम विद्वान और जो कलाकार थे उनको झटका लगा कि जो आम जन की भाषा है उसको आपने क्या कर दिया, उसको मुख्य भाषा बना दिया, आम जन की भाषा को मुख्य भाषा बना दिया, ठीक है, और जो हमारी इलीट भाषा थी उसको हटा दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उर्दू को मुख्य भाषा बनाया है ना, और टफ करते हैं इसको, और टफ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उर्दू को और ज्यादा अरेबिक और पर्शियन, जो ओल्ड पर्शियन के शब्द हैं उनके साथ लिखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उर्दू में और ज्यादा पर्शियन अरेबिक शब्दों को डाला और टफ करते गए, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि उनके तलफ़ुज़ बहुत ज्यादा ही फुस हो जाते हैं, बहुत सारे शब्दों को इस्तेमाल किया, है ना। और इधर जो दूसरा पक्ष था, जो हिंदी को मानने वाले थे, उन्होंने और ज्यादा संस्कृताइज किया और संस्कृत हिंदी लिखनी शुरू की। तो यहां से डिफरेंस जो था वो यहां पे क्रिएट हुआ, जो मैं इसलिए पहले बता देना चाह रहा था कि कुछ और चीजें उससे जुड़े डिफरेंसेस हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे हिंदी उर्दू विवाद पे। तो 9वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज में ब्रिटिश नीतियों ने हिंदी उर्दू को अलग अलग भाषाओं के रूप में स्थापित किया। 1837 में उर्दू को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा बनाया गया, अभी तो मैंने बताया था। लेकिन 1880 में हिंदी को देवनागरी में बढ़ावा दिया गया, जिससे विवाद शुरू हुआ। इस दौरान आर्य समाज ने फारसी अरबी शब्दों का विरोध किया, जबकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने उर्दू को अपनी सांस्कृतिक पहचान माना और उसमें अरबी और जो ओल्ड पर्शियन उसके शब्दों को बहुत ज्यादा डाला, ठीक है। तो वहां से थोड़ा सा इन्फ्लक्स जो बढ़ा वो उर्दू का थोड़ा सा अरबी और फारसी की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ा। साझा विरासत की अगर बात की जाए तो हिंदी और उर्दू की साहित्यिक परंपराएं शुरू में एक थी। उदाहरण के लिए कबीर जैसी तुलसीदास ने हिंदवी में लिखा, जो दोनों भाषाओं का आधार थी। जायसी ने पद्मावत हिंदवी में लिखी थी, ध्यान रखना वो अवधी भाषा है लेकिन लिखा किस में है, तो स्क्रिप्ट उर्दू की स्क्रिप्ट है उसकी, ठीक है। तो लिखी जिसे आज हिंदी और उर्दू दोनों का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। बात की जाए उसके आगे की, तो इतिहास और उर्दू प्रभाव पे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास देखा जाए तो 10वीं से 14वीं, मध्यकालीन और आधुनिक में निश्चित तौर पे विभाजित है। उर्दू का प्रभाव मध्यकालीन और आधुनिक काल में स्पष्ट दिखता है। शुरुआत में तो वो एक कॉमन भाषा थी हिंदवी के तौर पे। इवन जब हम खुसरो को पढ़ते हैं तो हम अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, हम एक ही भाषा के तौर पर पढ़ते हैं। खुसरो को पढ़ते हैं तो खुसरो को पढ़ते हैं, हम भाषाएं नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब मध्यकाल में आते हैं और आधुनिक काल में आते हैं फिर हम भाषाओं के आधार पर भी साहित्य को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सूफी साहित्य, इसकी बात भी हमने की यहाँ पे थोड़ी देर पहले समरी में भी, थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल में ही बता दिया था। सूफी साहित्य पे बहुत सारे वीडियो भी किए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। बात की जाए तो रेखता, 18वीं सदी में उर्दू कवियों ने रेखता मिश्रित भाषा में कविताएं लिखी, जो हमें थोड़ी देर पहले बताया था। यही दक्षिण में जाता है तो रेखती हो जाता है। जो दक्षिणी उर्दू है वहां पे अलग प्रकार की उर्दू बोली जाती है कि मेरे कू कई को बोला, इस तरह की जो चीजें आती है ना, ये दक्षिणी उर्दू में। ये दरअसल जो उत्तरी उर्दू थी, ठीक है, रेखता से थोड़ी अलग थी, रेखती जो था उससे अलग थी, ठीक है। विवाद कहां शुरू हुआ, मैंने इसकी बात की अभी थोड़ी देर मैंने बताया था। तो वही सरल हिंदवी फारसी शैली में नहीं लिखते थे, जो बात मैंने बताई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो उर्दू के खिलाफ पूर्वाग्रह पे कुछ बात कही है। तिग्मांशु धूलिया जी के जो भाई आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, उन्होंने क्या बोला कि उर्दू के खिलाफ पूर्वाग्रह इस गलत धारणा से उपजा है कि उर्दू भारत के लिए पराई या विदेशी है। यह सोच गलत है, क्योंकि मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी इंडो आर्यन भाषा है। इसका जन्म इसी धरती पे हुआ है। जब हम उर्दू की आलोचना करते हैं तो हम एक तरह से हिंदी की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि भाषाविदों और साहित्यिक विद्वानों के मुताबिक हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं नहीं है, ये एक ही भाषा है। यह सही है कि उर्दू नस्तालिक में लिखी जाती है और हिंदी देवनागरी में, लेकिन भाषा लिपि से नहीं बनती। भाषा उनके वाक्य विन्यास और व्याकरण और उच्चारण के, ठीक है, अलग अलग जो उच्चारण जो होते हैं उससे बनती है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जो हम बोलते हैं ना, जो उच्चारण होता है ना, भाषा उससे पनपती है। लेखकी विचार, जो लिखित जो विन्यास होता है, लिखा है ना कि भाषा लिपि से नहीं बनती है, भाषा बोलने से बनती है, जाहिर करने से बनती है। लेखन तो अलग ही हो गया ना, लेखन कई, हम हिंदी को रोमन में भी लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। कई बार अंग्रेजी को हम देवनागरी में लिखते हैं, तो उससे भाषा बदल गई क्या? नहीं बदली ना। कुल मिला के भाषा बोलने से बनती है। यही बात समझाना चाह रहे थे यहाँ पे, यही बात मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। हेलो सिम्मी, हेलो सारिका, हेलो सभी को हाय, गुड आफ्टरनून। तो यार यही था आज का कुल मिला के लब्बोलुआ भी, कि हमने उर्दू पे थोड़ी सी बात की, ठीक है। और बताता चलूँ कि हिंदी साहित्य का जो मई बैच है
जो मई बैच है वो 1 मई से शुरू हो रहा है, भक्ति काल से शुरू हो रहा है। हम इसमें सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण में राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, निर्गुण में प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी दोनों की बात करेंगे। यहां पे भी हम उर्दू के बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, पद्मावत की बात करेंगे, सूफी साहित्य की बात करेंगे, तसव्वुफ की बात करेंगे, मजाजी की बात करेंगे, हकीकी की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो इससे जुड़ना हो तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप जुड़ सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बाकी अगर आपके कुछ प्रश्न होता आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ये है @officialvikas करके स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और vikas.singh@studiiq.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी हो। बाकी रही बात तो आप विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आशा करता हूं कि आपका दिन अच्छा हो, समय अच्छा जाए, हिंदी उर्दू का जो जबरदस्ती का एक पछड़ा बना दिया गया उसमें आप ना पड़े, तैयारी अच्छे से करें। हिंदी साहित्य में पढ़ा ही रहा हूं, मैं गाइड करता रहूंगा गुरु, उसके लिए परेशान ना हो। जो बात है वो जरूरी है वो ये कि आपको क्लियर हो कि फैक्ट्स क्या कहते हैं, तथ्य क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहते हैं और हिंदी साहित्य क्या कहता है। बाकी तो आप सभी कुशल हैं इस बात को समझने में कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। खैर, बात इस बात की कि हिंदी साहित्य का जो बैच है उसकी डिटेल मैंने दे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और भी आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या आप मेरी ईमेल आईडी से जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों से ग्रुप्स में, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिएगा। इसको शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों को भी, ताकि उनको भी पता चले, ताकीद कीजिए उन्हें कि पता चले कि उर्दू पे जो एक टैग लग जा रहा है वो टैग दरअसल कितना गलत है। ठीक है, उर्दू के बारे में हर चीज मैंने आज बात की। और भी कुछ आपको जानना हो तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, ये PDF इसका उसमें ही मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट।